बारिश में सड़क किनारे 3 बहू का घर, खेती और रसोई। हे भगवान, रात के 12:30 बज रहे हैं। बाहर मूसलाधार तेज बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है और न जाने हमारे पति कहाँ हैं। दिन पर दिन इन तीनों भाइयों की आदत तो बिगड़ती चली जा रही है। ऊपर से इस बरसात के मौसम में अलग ही डर बना रहता है। अरे बहुओं, घबराओ मत, उन तीनों के पास पैसे ही कहाँ है शराब पीने के लिए। और अगर कहीं से शराब लेकर भी पी रहे होंगे तो बारिश में थोड़ी बैठे होंगे। छाया, कैसे कमबख्त नालायक बेटे पैदा किए हैं तुमने। हाँ, मेरे अकेले के बच्चे हैं ना। जरूर तुम्हारे खानदान में कोई पीता होगा, तभी मेरे बच्चों को शराब की आदत लगी है, वरना 3 बेटों की माँ तो सोने के चम्मच से खीर खाती है। मम्मी पापा, अब आप दोनों लड़ाई शुरू मत कीजिए। ऐसे ही भाभी बहुत परेशान है। सूरज और पिंकी भी बड़ी मुश्किल से सोए हैं। हम जा रहे हैं उन तीनों को लाने, वरना पता चला रात भर बारिश में किसी सड़क किनारे या किसी गटर नाली में पड़े रहे और सुबह म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने नाली में फंसी प्लास्टिक की तरह निकालकर सड़क के किनारे फेंक दे। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है इतनी रात गए इतनी बारिश में तुम तीनों को कहीं जाने की। वैसे भी आकांक्षा बहू का 8वां महीना लग गया है। ऐसा करो, तुम तीनों बच्चों के साथ ही रहो। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन तीनों का क्या है, कल जब नशा उतरेगा तो वो खुद आ जाएंगे। तेज बारिश में रात के 11:30 बजे तीनों बहुएं अपने मिडिल क्लास ससुराल में बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शराब ना मिलने के कारण थर थर कांपते हुए बेचैन तीनों भाई बारिश में धनंजय के शराब की दुकान पर खड़े रहते हैं, जहां धनंजय, ठेके का नियम नहीं पता क्या, उधारी नहीं चलती, पहले पैसे दो फिर शराब लो। अरे भैया ऐसा क्यों करते हो, दे दो ना हमें शराब। हम तो तुम्हारे रोज के ग्राहक हैं भाई, कोई नए तुमसे शराब खरीदने थोड़ी आए हैं। जाते हो कि नहीं तुम तीनों भाई यहाँ से? हाँ, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं शराब नहीं दूंगा। भैया हमारे हाथ पाँव कांप रहे हैं, हमें शराब दे दो, कल पैसे ले लेना। अरे शराबियों, तुम तीनों के पास अभी पैसे नहीं हैं, तो कल क्या तुम्हारी बीवियां अपने जेवर बेचकर तुम्हें पैसे देंगी हैं? जब पैसे हो तब आना। चलो। इतना सुनकर तीनों भाई बारिश में सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। तभी एक चमचमाती बड़ी गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। गाड़ी का कांच खुलता है, जहां सामने बबलू बैठा होता है। हाँ, बबलू भाई, तुम बड़े अच्छे समय पर आए हो। जरा हमें कुछ पैसे दे दो, हमें सख्त जरूरत है। अरे तुम्हारी जरूरत मैं खूब समझता हूँ, गाड़ी में शराब की पेटी पड़ी है। बबलू की बात सुनते ही नीरज, विकास और अरुण गाड़ी की खिड़की में हाथ डालकर एक एक शराब की बोतल निकालकर पीने लगते हैं। अरे अरे आराम से, सारी शराब तुम लोगों के लिए ही है और तुम्हें मैं पैसे भी दे दूंगा, पर पहले जरा इन कागजात पर साइन करने पड़ेंगे। और इतनी बारिश में यहाँ बैठकर शराब पियोगे क्या? गाड़ी में बैठो, जितना पीना है पियो और चलो क्लब जाकर थोड़ी मस्ती करते हैं। तीनों भाई बबलू की गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए नाइट क्लब पहुंचते हैं, जहां नीरज, विकास और अरुण बबलू के दिए कोरे कागजात पर साइन कर देते हैं। और फिर बबलू गेम खेलने के बहाने उनसे उनका फोन ले लेता है और उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर तीनों भाई शराब के नशे में झूमते हुए क्लब में नाच रही लड़कियों पर उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो जुआ भी खेलते हैं और शराब पीते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह लगातार बारिश हो रही होती है। तभी पिंकी और सूरज हॉल में आते हैं। मम्मी, पापा कहाँ है? कल शाम से पापा से नहीं मिली हूँ, मुझे पापा को देखना है। हाँ मम्मी, पापा को बुलाओ ना, पापा हमसे बिना मिले कहाँ चले गए? अरे बच्चों, तुम्हारे पापा घर आए होंगे तब ना कहीं जाएंगे। कल शाम से वो घर ही नहीं आए हैं, अभी आते होंगे, तब मिल लेना अपने पापा से। मम्मी, पापा हमें उस दिन की तरह मारेंगे नहीं ना? अगर इस बार इन्होंने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो गर्म चिमटे से उनका हाथ जला दूंगी मैं। नहीं बच्चों, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मम्मी, चाची, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हमें भी बहुत भूख लगी है। कल रात भी तीनों भैया की टेंशन में हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया था। आकांक्षा भाभी भी भूखी हैं। सबकी बातें सुन विशाखा रसोई में आकर राशन के खाली डिब्बे देखने लगती है। क्या खाएंगे हम? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि बिस्किट भी नहीं है, वरना बच्चों को बिस्किट ही दे देती। बहुओं, आज तुम तीनों के पति को डंडे से मार मार कर सुधार दूंगा मैं, और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगा, पड़े रहेंगे सड़क के किनारे। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर के 12 बज जाते हैं। हल्की बारिश के बीच नीरज, विकास और अरुण डगमगाते कदमों के साथ कीचड़ से सनी हालत में घर पहुंचते हैं।
बुआ बुआ ये पापा को क्या हुआ है? मम्मी बुआ मुझे पकड़ लो वरना पापा फिर मुझे मारेंगे। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। प्रीति, बच्चों को कमरे में ले जाओ। अरे हम अपने बच्चों के साथ खेलने आए और तुम उन्हें कमरे में भेज रही हो। चलो बच्चों, बारिश में नहाते हैं। अरे नालायको, कल तो हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, ना ही तुम्हारे पास पैसे थे। फिर ये पैसे कहाँ से आए और पूरी रात कहाँ पड़े थे? भैया आप मुझे पकड़िए ना, मैं गिर जाऊंगा। आप लोग हमें पैसे नहीं दोगे तो क्या हमें पैसे नहीं मिलेंगे? बहुत चाहने वाले हैं हमारे, पेटी भर भर कर दारू पिलाते हैं हमें और हमारे फोन में गेम खेलने के बदले हमें हजारों रुपए देते हैं। हे भगवान, लगता है पैसे के चक्कर में इन्होंने अपना फोन किसी को पकड़ा दिया। कहीं उसने कुछ गड़बड़ न कर दी हो। कुछ याद है आप लोगों को? किसे दिया था फोन? कहाँ है आप लोगों का फोन? कहाँ थे रात भर? अरे किसने पिलाई थी ये याद है? अरे विशाखा, तुम भी क्या पूछ रही हो? इन्हें इनका नाम तक नहीं याद होगा तो ये सब कहाँ से याद होगा? ये तीनों अभी भी होश में नहीं है। जल्दी अपने पतियों को नहलाओ, नहीं तो पूरे घर में इसी तरह गंद फैलाते रहेंगे। तीनों पत्नियां जबरदस्ती अपने अपने पतियों को बाथरूम में ले जाकर उन्हें नहलाने लगती हैं। राजा हूँ मैं, राजा, मुझसे नहाता भी नहीं, नहलाने के लिए। अगर कुछ उल्टा सीधा कहा तो ये साबुन आंख में डाल दूंगी। चुपचाप बैठे रहो। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को नहलाकर उनके कपड़े बदलवाती हैं और तीनों को कमरे में सुलाकर हॉल में सभी के बीच आती हैं। मम्मी अभी तक आपने हमें कुछ खाने को नहीं दिया, बहुत तेज भूख लगी है। हम तो इन तीनों के ऊपर निर्भर थे। हमें लगा था सुबह आते ही कमाने निकल जाएंगे, पर ये लोग तो अभी तक होश में नहीं आए। न जाने कितनी दारू पी है और किस कमबख्त ने ये दारू पिलाई है। मम्मी जी, पापा जी, हम तीनों बहुएं कुछ काम ढूंढने बाहर जा रहे हैं। कुछ भी हल्का फुल्का काम करेंगे, 2 रुपए लेकर आते हैं। तब तक आप लोग बच्चों का ध्यान रखिएगा। नहीं बहुओं, मेरे होते हुए तुम लोग बाहर जाओ, ये शोभा नहीं देता। रुको, मैं जा रहा हूँ कुछ काम ढूंढने। नहीं पापा जी, लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश में भीगने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और आप फिसलन में गिर भी सकते हैं। आप लोग यही रहिए, बच्चों का और इनका ध्यान रखिएगा। हम बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। इसके बाद तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं और नीलम अकेली कांति के दरवाजे पर पहुंचती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से, तुमसे दारू की बदबू आ रही है। बारिश में भीग कर आई हूँ और आप कह रही हैं कि मेरे शरीर से दारू की बदबू आ रही है। जिनके पतियों की वजह से पूरे पड़ोस में शराब महकती हो, उनकी पत्नियों को ऐसे ही कहा जाता है। हम 3 बहुओं की परिस्थिति से आप सभी पड़ोसी वाकिफ हैं। अपने बच्चों, बुजुर्ग, सास ससुर और मासूम ननद का पेट भरने के लिए कुछ निवालों की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम हो तो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। हाँ, काम तो है। इस बारिश में मैं अपने परिवार वालों के लिए पकौड़े तलते तलते थक गई हूँ। ऐसा करो, रसोई में आकर थोड़ा खाना बना लो और दाल के पकौड़े भी बना देना। जिसके बाद नीलम कांति के साथ उसके रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा राधिका के घर में झाड़ू पोछा और पेट पकड़कर आकांक्षा घर में खिड़कियों से आए बारिश के पानी को साफ कर रही होती है। अगर अपने पतियों की आदत सुधार ली होती तो आज तुम तीनों बहुओं को ये दिन नहीं देखना पड़ता। 8 महीने की गर्भवती होकर तुम्हें दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा है जो मुझसे नहीं देखा जा रहा। ऐसा करो विशाखा, सिर्फ तुम झाड़ू पोछा करो और कांचा तुम सोफे पर बैठ जाओ। मैं कुछ कपड़े दे रही हूँ, उन्हें इस्त्री करके फोल्ड कर देना। आप सभी पड़ोसी ताने जरूर देते हैं पर मदद भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका बहन, मुझसे बिल्कुल झुका नहीं जा रहा था। राधिका अनीता को कपड़ों की एक बड़ी गठरी देती है। वहीं अनीता सोफे पर बैठकर कपड़ों को प्रेस करने लगती है। ऐसे ही शाम के 5 बज जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। तीनों बहुएं अपने अपने पैसों से थोड़ा राशन खरीदकर अपने ससुराल लौटती हैं। मम्मी कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। बच्चों बस 10 मिनट रुक जाओ, अभी हम तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना कर देते हैं। अनीता बहू, सबसे पहले जाकर कपड़े बदल, वरना अगर तुझे ठंड लग गई तो बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। तीनों बहुएं अपने कपड़े बदलती हैं और फिर रसोई में आकर गैस चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाते हुए फैसला लेती हैं कि वो इसी तरह अपने परिवार को चलाएंगी। ऐसे ही बारिश की आवाज, बिजली की चमक और बादलों की गरज के बीच दिन बीतता है और अगले दिन हमेशा की तरह शराब न मिलने की वजह से नीरज, विकास और अरुण के हाथ कांप रहे होते हैं। बारिश में थोड़ी ठंड लग रही है पर इतना भी नहीं कि चाचा पापा बड़े पापा का हाथ कांपे। फिर पापा और चाचा का हाथ क्यों कांप रहा है? हमें पैसे दो, बहुत जरूरी काम है।
है ना तुम्हें पैसे देने वाले, जाओ उनसे ले लो, हमसे क्यों मांग रहे हो? अब तक तो तुम्हें सिर्फ घर से बाहर निकालते थे बिना पैसों के, पर अब हम तुम्हें घर के बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि कमरे से ही नहीं निकलने देंगे। आप तीनों को कमरे में बंद कर देंगे। तुम हमें बंद करोगी? हमें कोई नहीं रोक सकता शराब पीने से। दम है तो करके दिखाओ, और पैसों की धौंस किसी और को दिखाना। पैसे तो हमारा भाई हमें दे देगा। पूरा परिवार नीरज के मुंह से भाई सुनकर हैरान हो जाता है। तभी एक लग्जरी गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। वही गाड़ी से बबलू, वकील और कुछ गुंडे उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अरे बबलू बेटा, बहुओं पहचाना, ये तुम्हारे चाचा ससुर का बेटा है, काफी रईस है, इसलिए मिलना जुलना कम होता है। अरे चाची, अभी तक आपने ये घर खाली नहीं किया क्या? जल्दी घर खाली कीजिए, मुझे ये घर तुड़वाना है। क्या हम घर खाली क्यों करें और तुझे ये घर क्यों तुड़वाना है भाई? देखिए, ये प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट की है, अब वो जो चाहें वो कर सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? ये प्रॉपर्टी दादा ससुर जी ने मेरे पति को दी थी और मेरे पति ने इस प्रॉपर्टी को तीनों बेटों के नाम कर दिया था। आपके तीनों बेटों ने ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दी है। हमने नहीं बेची। हमने कब बेची? और कौन से पैसे दिए हैं तुमने हमें? हाँ, नालायको, चोरी पर सीना जोरी भी कर रहे हो। अब सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या मामला है? देखिए, आप लोग अभी और इसी वक्त ये घर खाली कीजिए। उसके बाद आपस में बैठकर जितनी बातें करनी हो करते रहिएगा। बबलू बेटा, अगर इन्होंने गलती से ये घर दे भी दिया है, तब भी तेरे चाचा चाची के पास ही तो ये घर है। चाची, ऐसे रिश्ते निभाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मैं एक प्रमोटर हूँ, अपनी खरीदी हुई जमीन कभी नहीं छोड़ता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसी वक्त ये घर खाली चाहिए। आप लोगों ने इतने दिनों तक घर खाली नहीं किया, उसके बदले में अपने गहने जेवर भी मुझे देकर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि शराब के नशे में ही इन लोगों ने ये कागजात साइन किए होंगे। न चाहते हुए भी पूरा परिवार अपनी जरूरत की कुछ चीजें पोटली में बांधता है। वहीं घर की सभी महिलाएं अपने अपने गहने और सोने की चेन उतारकर बबलू के पास रख देती हैं। ऐसे ही पूरा परिवार बारिश में बेघर हो जाता है। मम्मी, हम बारिश में घर के बाहर क्यों खड़े हैं? हमारे घर पर ताला क्यों मारा हुआ है? घर में चलो ना। कांति बहन, इस बारिश में हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी थोड़ी मदद कर दो। हम में से कोई भी पड़ोसी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कल को तुम्हारे नमूने कहीं हमारी चीजें चुरा कर बेचने लगे शराब पीने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जाओ, निकलो यहाँ से। जो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, हम उनका साथ नहीं दे सकते। सभी परिवार वाले बच्चों को संभालते हुए बारिश में इधर उधर रहने की जगह तलाश करने लगते हैं। वहीं भटकते भटकते पूरा परिवार सड़क के किनारे पहुंचता है, जहां सड़क के दोनों तरफ गहरा जंगल होता है, लेकिन सड़क किनारे की जमीन खाली पड़ी होती है। अरे नालायको, देख रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें सड़क की धूल चाटनी पड़ रही है। अब तो खुश हो गए तुम तीनों। पहले हमें पैसे दो, हमें शराब पीनी है। अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या मैं अपनी तीनों बहुओं के साथ सड़क पर घूमती? मत दीजिए पैसे, हम खुद अपनी शराब का इंतजाम कर लेंगे। इतना कहकर तीनों भाई शराब ढूंढने निकल जाते हैं। इस बारिश में अब हम लोग कहाँ जाएं? कब तक ऐसे सड़क किनारे भटकते रहेंगे? सड़क किनारे भटकने की जगह अगर सड़क किनारे ही हम अपना छोटा सा घर बना ले तो बारिश से सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। बहुत सड़क किनारे घर बनाना गैर कानूनी होता है, और सड़क पर घर बनाना तो खतरनाक भी होगा। गैर कानूनी और खतरनाक तो होगा, पर हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही कोई हमारी मदद करने को तैयार है। बारिश को देखते हुए तीनों बहुएं पूरे परिवार के साथ एक बड़े पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही बारिश में भीगते हुए बहुएं और पूरे परिवार की रात गुजरती है, और फिर अगले दिन धीमी बारिश हो रही होती है। ये तीनों बेवड़े अभी तक नहीं आए, उन्हें छोड़िए, जब आना होगा वो आ जाएंगे। तब तक हम सड़क किनारे अपना घर बना लेते हैं। जिसके बाद नीलम सड़क किनारे उगे बांस को बड़े बड़े पत्थरों से मारकर तोड़ती है। वहीं आकांक्षा और विशाखा बड़े बड़े पत्ते और बेल इकट्ठा करती हैं। ऐसे ही तीनों बहुएं कुछ सामान इकट्ठा कर सड़क किनारे लौटती हैं, जहां प्रीति और बच्चों ने पहले ही बांस गाड़ने के लिए गड्ढे बना लिए होते हैं। मैंने बांस लगाने के लिए गड्ढे बना दिए हैं, अब इसमें बांस लगा देते हैं। सड़क किनारे 4 बांस खड़े करके तीनों बहुएं बेलों की मदद से बांस बांधकर 4 दीवारी खड़ी करती हैं। फिर अपनी पुरानी साड़ियों और साथ लाए पत्तों से घर की छत बनाती हैं। ऐसे ही सड़क किनारे लकड़ी और बांस और बेलों से बांधकर 4 दीवारी खड़ी कर बहुएं अपनी रसोई भी तैयार करती हैं,
जिसके बाद पूरा परिवार घर के अंदर आता है। वाह बहुओं, तुम लोगों ने तो बारिश में सड़क किनारे काफी अच्छा घर बना दिया। इसकी छत और दीवारों से तो बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। ये तो हमने बस जल्दबाजी में बना दिया है, इसे अभी हम और अच्छा बनाएंगे, पर फिलहाल कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। बहुओं, सड़क किनारे तुम तीनों ने अपना घर और रसोई तो बना ली, पर अब आगे क्या करोगी? आकांक्षा, तुम मिट्टी से कुछ बर्तन और चूल्हा बना लो। तब तक मैं और विशाखा सड़क किनारे के जंगल से सूखी लकड़ियाँ और पेड़ों के कंदमूल लेकर आते हैं। आकांक्षा, प्रीति और बच्चे कुछ मिट्टी इकट्ठा करके घर के अंदर ही एक चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलम और विशाखा सड़क किनारे जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के कंदमूल निकालती हैं और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लेकर आती हैं। सड़क किनारे ये रसोई उतनी भी अच्छी नहीं है, पर खाना बनाकर पेट भरने के लिए काफी है। इतना कहकर आकांक्षा सड़क किनारे रसोई में चूल्हा जलाती है और अपनी मिट्टी के बनाए बर्तन में कंदमूल उबालकर सड़क किनारे अपने घर में सभी को परोसती है। मम्मी, ये क्या है? ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। बच्चों, अब जो भी है यही है, खा लो वरना भूखा रहना पड़ेगा। बहू, तुमने सड़क किनारे घर और रसोई तो बना ली, पर तुम्हारे पतियों से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें इस हालात से निकाल सकते हैं। ऐसे में हम कब तक सड़क किनारे कंदमूल खाकर रहेंगे? मम्मी जी, थोड़ी दूर सड़क किनारे मुझे एक कूड़े का ढेर दिखा था, जहाँ कुछ खराब सब्जियाँ फेंकी हुई थी। हम उस सब्जियों के बीज से खेती कर सकते हैं। इतनी अच्छी बारिश में सड़क किनारे जंगल की जमीन पर काफी अच्छी सब्जियाँ उगेंगी। पूरा परिवार खाना खाता है। तीनों भाई नशे की हालत में सड़क किनारे बहुओं के घर में पहुंचते हैं। वाह, तुम लोगों ने यहाँ भी घर बना लिया? जल्दी हमारा बिस्तर लगाओ, हमें सोना है। आप लोगों के पास शराब पीने के पैसे कहाँ से आए? हमने नाली साफ की, जिससे हमें 50 रुपए मिले। उसी पैसों से हमने शराब पी है। हाँ। तीनों भाइयों की हालत देखकर पूरा परिवार और तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और अपनी पोटली से चादर निकालकर बिछाती हैं, जिस पर पूरा परिवार सो जाता है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह आकांक्षा सड़क किनारे पड़े कचरे से सब्जियों के बीज निकालकर सड़क किनारे बनी अपनी रसोई के पास थोड़ी खाली जमीन पर आती है, जहां नीलम और विशाखा खेती की जमीन तैयार कर रही होती हैं। वाह दीदी, आप दोनों ने तो बहुत जल्दी खेती के लिए जमीन तैयार कर ली है। हमने गंदगी हटाकर मिट्टी की जुताई कर दी है, अब बस अलग अलग सब्जियां बोनी है। तीनों बहुएं अपने अपने खेतों में अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज बोती हैं। फिर सभी सब्जियों के पास सहारे के लिए पतली पतली डंडियां गाड़ देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। लगातार अच्छी बारिश और सड़क किनारे जंगल की उपजाऊ जमीन में तीनों बहुओं की खेती लहरा उठती है। वाह नीलम, तुमने तो सड़क किनारे काफी अच्छी खेती की है। सब्जियां तो हमने उगा दी है, पर अब आप तीनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि इन सब्जियों को सही दाम में बेचकर पैसे लेकर आएं। और खबरदार जो सब्जियां बेचकर शराब पी। हम सब्जियां बेचकर शराब नहीं पिएंगे। तीनों भाई कुछ सब्जियां तोड़कर टोकरी में रखकर बाजार बेचने निकल जाते हैं। वहीं तीनों बहुएं थोड़ी सब्जियां लेकर सड़क किनारे अपनी रसोई की तरफ आ रही होती हैं। बच्चे कहाँ हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने भी उन्हें नहीं देखा। तीनों बहुएं चारों तरफ नजर घुमाती हैं। सामने सड़क पर बच्चे खाली नारियल को गेंद बनाकर खेल रहे होते हैं और जहां तेज रफ्तार से लगातार गाड़ियां गुजर रही होती हैं। बच्चों, जल्दी सड़क से हटो। नीलम दौड़कर सूरज और पिंकी को सड़क के किनारे खींचती है। तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक उनके सामने से गुजर जाता है। वहीं बारिश की फिसलन में नीलम गिर पड़ती है। मम्मी, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ भाभी? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? ये दोनों बच्चे सड़क पर नारियल से खेल रहे थे। अगर नीलम दीदी सही समय पर इन्हें न बचाती तो आज न जाने क्या हो जाता। बच्चों, सड़क किनारे रहने में बहुत खतरा होता है, तुम लोग सड़क पर मत उतरा करो। सॉरी दादी, आज से हम आपकी बताई सारी बातों का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद बच्चों को घर में बैठाकर तीनों बहुएं अपनी रसोई में आकर खाना बनाने लगती हैं। वहीं थोड़ी देर में पूरी सड़क स्वादिष्ट खुशबू से भर जाती है। खुशबू महसूस करके पूरा परिवार और सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियां वहां रुक जाती हैं। वहीं ड्राइवर रवि अपने मालिक के नाती और नातिन को घुमाने के लिए सड़क के किनारे लेकर आता है, जहां दोनों बच्चे तीनों बहुओं के खाने की खुशबू से आकर्षित होकर उनके पास चले जाते हैं और बातों ही बातों में बहू के व्यवहार से प्रभावित होकर उनमें अपनी माँ की छवि देखने लगते हैं। अरे वाह, आप लोग तो भाई बहुत अच्छी सब्जी बना रही हैं।
मेरी बहुओं ने अपनी खेती में सब्जियां उगाई हैं, स्वादिष्ट तो होंगी ही। क्या आप मुझे अपनी सब्जी बेचेंगी? हाँ क्यों नहीं, आप अपना बर्तन लाइए, हम आपको सब्जी दे देते हैं। पैसे कितने होंगे? हमें नहीं पता, आपको जो सही लगे आप दे दीजिए। जिसके बाद रवि टिफिन बॉक्स में सब्जी लेकर बदले में तीनों बहुओं को 100 रुपए दे देता है। हमें भी तुम्हारी सब्जियाँ चाहिए। मुझे लग रहा है सड़क किनारे हमारी रसोई को ही हमें हमारा रोजगार बना लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अपनी सड़क किनारे रसोई को ही अपने रोजगार में बदलेंगे। तीनों बहुएं सभी मुसाफिरों को सब्जी देकर बदले में पैसे ले लेती हैं। फिर नीलम छाया देवी के साथ बाजार आकर थोड़ी दाल और चावल खरीद कर लाती है और खाना बनाकर सुहानी बारिश में सड़क किनारे घर में सभी के साथ खाना खाती है। पहले भी तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा का स्वाद था और अब तो तुम्हारे हाथों के स्वाद में 4 चांद लग गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत खा रहा हूँ। हाँ मम्मी, खाना बहुत टेस्टी है। ऐसे ही शाम होती है। तीनों भाई सब्जियां बेचकर नशे की हालत में घर लौटते हैं और आधे पैसे बहुओं को देते हैं। माफ करना भाभी, हम खुद को शराब पीने से रोक नहीं पाए और शायद कभी रोक भी नहीं पाएंगे। हे भगवान, किस कदर नशे के आदी हो गए हैं ये लोग, चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाए। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। तीनों भाई सब्जियां बेचकर रोज शराब पीने लगते हैं। ऐसे ही एक दोपहर तीनों बहुएं अपने सड़क किनारे बने घर की मरम्मत कर रही होती हैं। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ आने लगती है। अरे अरे, ये गाड़ी यहाँ कहाँ चली आ रही है? अरे भैया रुक जाओ। अरे रुको, हमें गाड़ी से टक्कर ही मारोगे क्या? दीदी जल्दी साइड हटिए, उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है। सड़क किनारे अफरा तफरी मच जाती है। तीनों बहुएं पूरे परिवार के साथ इधर उधर भागने लगती हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क किनारे बने घर की तरफ बढ़ती है और नशे की हालत में घर से निकल रहे तीनों भाइयों के पैरों के पास आकर रुकती है। मेरे बच्चों, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे कल मुहे ड्राइवर, तू हमें जिंदा मार देगा क्या? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आप लोगों से खाना लेने आया था। न जाने कैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा हुआ समय पर गाड़ी रुक गई, इसलिए आप लोग बच गए। अरे भाई, अभी तक सिर्फ आधी बोतल ही पी है। अगर तू मुझे मार देता तो मेरी आधी बोतल कौन पीता? बेवकूफ ड्राइवर, हट, हमें हमारी बोतल खत्म करने दे। तीनों भाई अपनी अपनी बोतल लेकर सड़क किनारे बारिश में बैठकर शराब पीने लगते हैं। वहीं नीलम और विशाखा गाड़ी धकेलकर सड़क पर लेकर आती हैं और आकांक्षा रवि को अपनी रसोई में बना स्वादिष्ट खाना पैक करके दे देती है। तभी बारिश तेज हो जाती है। सड़क का पानी घर, रसोई और खेतों में भरने लगता है। भैया भाभी जल्दी कुछ कीजिए, घर में, रसोई में और खेतों में भी पानी भर रहा है। हे भगवान, थोड़ी तो रहम खा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रीति तुम आकांक्षा को संभालो। नीलम दी, आप सड़क किनारे से पत्थर इकट्ठा करके रसोई की चौखट ऊंची कीजिए। मैं घर की चौखट ऊंची करती हूँ। और मैं खेत में मेड़ बना देता हूँ जिससे खेतों का पानी निकल जाए। प्रीति आकांक्षा को घर के अंदर बिठाती है। नीलम सड़क किनारे से पत्थर इकट्ठा करके रसोई की और विशाखा घर की चौखट ऊंची करती है। वहीं सूर्यलाल खेतों से पानी निकलने का रास्ता बनाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी तेज हॉर्न की आवाज से सबकी नींद खुल जाती है। आज महंगी वाली शराब पीकर इतने अच्छे से सो रहे थे हम, हमारी नींद खराब कर दी। मम्मी, जब से हम सड़क किनारे घर बनाकर रह रहे हैं, एक रात भी अच्छे से सो नहीं पाए हैं। हर रात कोई ना कोई आकर इतनी जोर से हॉर्न बजाने लगता है। आइए देखते हैं अब सड़क पर क्या हो गया। पूरा परिवार सड़क किनारे बाहर निकलता है, जहाँ सड़क के बीचों बीच जंगल से आया हाथी का एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। अरे वाह, हाथी का बच्चा, चलो ना मम्मी इसके साथ खेलते हैं। अरे कोई भी इसके करीब मत जाना, हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। जरूर आसपास बड़े हाथी भी होंगे, शायद डर की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर ये हाथी हमारे घर और रसोई वाली तरफ आ गया तो सब खराब कर देगा। कुछ रोटियां बची हुई है, मैं रोटियां दिखाकर इसे सड़क की दूसरी तरफ वाले जंगल में भेज देती हूँ। नीलम अपनी रसोई में आकर कुछ रोटियां लेकर एक पतले डंडे में बांधती है और हाथी के बच्चे को रोटियां दिखाते हुए धीरे धीरे सड़क पार कराकर जंगल की तरफ भेज देती है। ऐसे ही एक दोपहर सड़क किनारे तीनों बहुएं अपनी रसोई का खाना बेच रही होती हैं, जहां ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी होती है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर आशुतोष अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। साहब, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हम पहले खाना दे देंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपका खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि सड़क किनारे बना ये घर, रसोई और ये खेत हटवाने आया हूँ। किसकी इजाजत से आप लोगों ने ये सड़क किनारे ये सब बनाया? हाँ,
साहब हम बेघर हो गए थे, बारिश में सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ घर और रसोई बनाई, पेट भरने के लिए खेत बनाए। ये सरकारी जमीन है, यहाँ ये सब नहीं कर सकते। साहब मैं गर्भवती हूँ, बड़ी मुश्किल से हमने ये सब बनाया है। देखिए मुसाफिरों को हमारे हाथ का खाना भी पसंद आ रहा है। बस कुछ दिनों में हमारे पास पैसे जुट जाएंगे, फिर हम कहीं घर ले लेंगे। हमें बेघर मत कीजिए साहब। देखिए आप गर्भवती हैं, सिर्फ इसी वजह से मैं आप लोगों को 1 महीने की मोहलत देता हूँ। उससे पहले आपको ये जगह खाली करनी होगी। जिसके बाद तीनों बहुएं सभी ग्राहकों को खाना देकर अपने घर के अंदर चली आती हैं। पापा जी, आपने इस ऑफिसर की बात सुनी? 1 महीने में हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या अभी भी आप तीनों भाइयों की आंखों में शर्म नहीं है? आपकी गर्भवती बीवी को दूसरे मर्द के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। अगर आप सब्जियां बेचकर पूरे पैसे हमारे हाथ में दे तो 1 महीने में हम पैसे जुटा सकते हैं। ठीक है, हम शराब नहीं पिएंगे, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में देंगे। तीनों भाई सब्जियां बेचने निकल जाते हैं और शाम को बिना शराब पिए सारे पैसे लाकर बहुओं के हाथ में रखते हैं। वहीं तीनों बहुएं सुबह से शाम तक अपनी सड़क किनारे रसोई में खाना बनाती हैं और मुसाफिरों को खाना बेचती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीतता है और तीनों बहुओं के पास अच्छे पैसे जुट जाते हैं। अब हमारे पास घर किराए पर लेने के लिए एडवांस और किराया दोनों के पैसे हैं। नीरज, अब जल्दी से कोई घर ढूंढिए ताकि फॉरेस्ट ऑफिसर की दी हुई मोहलत पूरी होने से पहले ही हम सड़क किनारे से अपना घर और रसोई हटा दे। फिर सिर्फ सड़क किनारे हम खाना बेचने आया करेंगे, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम ये पैसे लेकर शहर जा रहे हैं। अगर कहीं भी हमें घर मिलेगा तो तुरंत एडवांस देकर किराए पर ले लेंगे। तीनों बहुएं सारे पैसे अपने पतियों को दे देती हैं। तीनों भाई पैसे लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। इतने दिनों तक तो ये लोग शाम को आ जाया करते थे। रात गहरी होती जाती है पर तीनों भाई वापस नहीं आते। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना इतने दिनों तक तो शाम को आ जाया करते थे। तभी तीनों भाई हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में लड़खड़ाते कीचड़ से सनी हालत में घर पहुंचते हैं। अरे कल मुहो, तुम लोगों ने फिर शराब पी? पैसे कहाँ है? पैसे दो। कोई घर लिया या नहीं? घर नहीं, बंगलों में रहूंगा मैं, बंगलों में। कमबख्तो, तुमने सारे पैसे शराब में उड़ा दिए ना? 20 दिन से शराब नहीं पीती पापा, सिर्फ आज पी है। सूर्यलाल गुस्से में पास पड़ा डंडा उठाता है और तीनों भाइयों को मारते हुए घर से बाहर निकाल देता है। बारिश में तीनों भाई एक पेड़ के नीचे जाकर बेसुध सो जाते हैं। वहीं पेड़ से गिरे जोंक तीनों का खून चूसने लगते हैं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर आशुतोष अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। देखिए, आप लोगों को मैंने 1 महीने की मोहलत दी थी। कल 1 महीना पूरा हो गया और आप लोग अभी तक यहीं पर हैं। अब खाली कीजिए ये जगह। सर, हमने पैसे जुटा लिए थे, पर बाहर आपने हमारे पतियों को देखा ही होगा, उन्होंने सारे पैसों से शराब पी ली। वो सब मुझे नहीं पता। मैं अब आप लोगों को और मोहलत नहीं दे सकता। कल यहाँ मंत्री जी और हमारे राज्य के वीआईपी आने वाले हैं। आप लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी। रात के अंधेरे और तेज बारिश में तीनों बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ सड़क किनारे बना अपना घर, रसोई और खेत छोड़कर निकल जाती हैं। वहीं तीनों पति नशे में पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। भटकते भटकते बहुओं और पूरे परिवार को सुबह हो जाती है। मम्मी, इस बारिश में हम कब तक इस तरह सड़क पर चलते रहेंगे? बच्चों, ये मेरे ही कोख का कसूर है। न मैंने इन्हें जन्म दिया होता, न तुम्हें ये सब दिन देखने पड़ते। पूरा परिवार निराश हो जाता है। तभी पीछे से रवि गाड़ी लेकर बहुओं के पास आता है और खिड़की से सिर बाहर निकालकर, अरे आप तीनों बहुएं यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे साहब ने आप लोगों को बुलाया है। वही ना, जो रोज बच्चों की टिफिन में हमसे खाना लेते हैं, पर हमारे पास खाना नहीं है। मेरे साहब को सब पता है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। और आपके तीनों पतियों को भी दूसरा ड्राइवर साहब के बंगले लेकर गया है। जल्दी बैठिए। तीनों बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं रवि सभी को कृष्णलाल के बड़े बंगले के दरवाजे पर उतारता है, जहां तीनों भाई सिर झुकाए खड़े होते हैं। तीनों बहुएं पूरे परिवार के साथ अंदर आती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। दरअसल इस दुनिया में मेरे नाती और नातिन के अलावा मेरा कोई नहीं है और उन्हें सिर्फ आपके हाथों के खाने में उनकी माँ के हाथों के खाने का स्वाद मिलता है। मुझे उनके पालन पोषण में आपकी मदद चाहिए। आप तीनों बहुएं मेरे पास नौकरी कर लीजिए। नहीं साहब, हम अपने स्वाद को एक पहचान देना चाहते हैं। अगर हम नौकरी करेंगे तो हमें वो पहचान कभी नहीं मिलेगी और हमारे बच्चों के लिए ये पहचान जरूरी है। मैं सीनियर वकील हूँ
आप लोग बेघर कैसे हुए, सड़क किनारे घर, रसोई और खेत कैसे बनाई, ये सब मुझे पता है। सड़क किनारे खेती करना तो देखिए गैर कानूनी है, इसलिए मैं आपको अपना फार्म हाउस देता हूँ। आप उसमें खेती कीजिए पार्टनरशिप में। 50% आपका, 50% हमारा। वहीं से आप क्लाउड किचन चलाइए और बस इंसानियत के लिए मेरे बच्चों को माँ का प्यार दीजिए। बदले में मैं आपके उस चचेरे देवर से आपका घर भी आपको वापस दिलवा दूंगा। क्या आप हमारे पतियों को भी कोई काम दे सकते हैं? देखिए, मैंने इन्हें अपने बंगले में घुसने दिया, यही बहुत है, और इन्हें काम दूंगा। अरे, अपने परिवार की इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी इन्होंने सारे पैसों से शराब पी डाली। ऐसे लोगों का क्या भरोसा। शर्म कीजिए, अब आप लोग भरोसे के लायक नहीं रहे। साहब, हमें एक मौका दीजिए, हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने खर्चे पर नशा मुक्ति केंद्र भेजूंगा। अगर तुम सुधर गए तो फिर आगे देखेंगे। कृष्णलाल तीनों भाइयों को नशा मुक्ति केंद्र भेज देता है और कोर्ट में केस लड़कर तीनों बहुओं को उनका घर वापस दिलाता है। ऐसे ही समय बीतता है। आकांक्षा एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। वहीं तीनों बहुएं कृष्णलाल के फार्म पर खेती करती हैं और विशाखा उसी सड़क किनारे अपना ढाबा चलाती है, जहां नीलम कृष्णलाल के बच्चों और अपने बच्चों और पूरे परिवार की देखभाल करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बहुओं की लगन से परिवार की हालत सुधर जाती है और अगली बारिश तक तीनों भाई भी नशा छोड़कर हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगते हैं।